अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो हम उनके प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट का स्लोप क्या, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स इट। याद रह जाएगी ये सारे के सारे बच्चों को? नहीं रह जाएगी तो कर लेना, ठीक है। जो करेगा क्वेश्चन उसके सबसे जल्दी सॉल्व होंगे। देखो √5 अपॉन में √5 ऊपर आएगा, है ना, √5 ऊपर। यही उम्र है पगले, गलती से मिस्टेक, √5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार। स्वागत करता हूं आपका कोनिक सेक्शंस के अंदर एलिप्स के ऊपर होने वाले एक और लेक्चर का, दैट इज लेक्चर नंबर 7 ऑन कोनिक सेक्शन। तो आज के इस सेशन के अंदर जस्ट ऑन द लाइंस ऑफ सर्कल एंड एलिप्स हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल टू एन एलिप्स और साथ साथ देखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि हम लोग ऑलरेडी सर्कल्स और पैराबोला के लिए देखकर आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, जो भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जिसने सर्कल्स को कर डाला मास्टर, उसके लिए पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला के बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शंस विल बी डन वेरी इजीली। तो आज का सेशन उन सिग्निफिकेंट पोर्शंस के ऊपर ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस सेशन के अंदर और पढ़ते हैं कुछ मजेदार चीजें। हियर वी गो गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल के बारे में हम क्या जानते हैं यार? देखिए, सर्कल्स के केस में हमने देखा था भैया, ये सर्कल है अगर हमारा, ये पैराबोला है हमारा। आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो होगा हमारा एलिप्स। ऐसा हम लोगों ने देखा है कि अगर एक लाइन किसी कर्व को छूते हुए निकल जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट, है ना। पहली नजर का प्यार, छुआ और पट से गायब, छुआ और पट से गायब। यहां पर भी छुआ और पट से गायब। तो ये हमारी क्या होती हैं? टेंजेंट्स होती हैं। सही बात है। अब नॉर्मल का फंडा क्या होता है? नॉर्मल का फंडा ये होता है कि जहां पर आपकी टेंजेंट ने कर्व को छुआ, जैसे यहां पर, जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। याद है आप लोगों को? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, किसके परपेंडिकुलर लाइन? टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन विल बी पासिंग लाइक दिस, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। राइट है कि नहीं है सारे के सारे बच्चे? यहां पर नॉर्मल विल बी पासिंग आउट लाइक दिस, यहां पर नॉर्मल विल बी पासिंग आउट लाइक दिस, और यहां पर भी द नॉर्मल विल बी पासिंग आउट। इतनी चीजें हम लोग अब तक जानते हैं ज्योमेट्री से एवरीवन। ये हमारी टेंजेंट है, ब्लू वाली लाइंस क्या है? हमारी टेंजेंट है। अच्छा, सर्कल्स के केस में एक स्पेशल पॉइंट होता था। कौन सा पॉइंट? सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के केस में एक पॉइंट जो होता है, क्या नाम है उसका? सेंटर। उस सेंटर की खास बात होती है क्या? ऑल दी नॉर्मल्स पासेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सेंटर से पास होती है भैया सर्कल के केस में सारी की सारी नॉर्मल्स। वेयर एज हम लोगों ने देखा था कि पैराबोला के केस में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता जहां से हमारी सारी की सारी नॉर्मल्स पास करें। तो सिमिलरली एलिप्स के केस में भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता जहां से सारी की सारी नॉर्मल्स पास करेंगे। पहली बात तो ये। अब सर्कल के अंदर ये जो प्रॉपर्टी थी, इसकी वजह से हमारा काम नॉर्मल लिखने के लिए और ज्यादा आसान हो जाता था। कैसे? देखिए, अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है और आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो आप जानते हो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो हम उनके प्रोडक्ट का स्लोप
स्लोप का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का स्लोप क्या, तो हम उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 लिख सकते हैं। सही बात है भैया जी। तो अगर मेरे पास टेंजेंट का स्लोप है, मेरे पास नॉर्मल का स्लोप नहीं है, तो मुझे ये चीज तो पता है कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो वहां से मैं नॉर्मल का स्लोप लिख सकता हूं। दूसरी बात, सर्कल के केस में मुझे यह भी पता होता था कि मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो समझिएगा जरा, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस के अंदर पढ़ा होगा कि अगर आप लोगों को 2 पॉइंट या एक स्लोप और एक पॉइंट दे दिया जाए, तो यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन बड़े इजीली। y minus y1 is equal to slope times x minus x1. This is how we write down the straight line. तो normal is also a straight line. सर्कल्स के केस में हम लोगों को ये चीज पता होती थी, ये पॉइंट पता होता था, हम नॉर्मल का इक्वेशन बड़े आसानी से लिख देते थे। अच्छा, रिकॉल करिए, ये पॉइंट अगर हमें गिवन है, लेट से अगर हमें ये पॉइंट गिवन है और सेंटर ऑफ द सर्कल लेट से मान लो गिवन नहीं है, तो जैसे ही हमारे पास स्लोप आया इस लाइन का, ये पॉइंट तो हमें गिवन ही है, तो हम इसके स्लोप का और इस पॉइंट का इस्तेमाल करके नॉर्मल लिख सकते थे। यस और नो? वही चीज हम लोगों ने पैराबोला के अंदर भी अप्लाई करी थी। कैसे? अगर मान लीजिए मुझे ये वाला पॉइंट गिवन है, तो इसकी मदद से मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है भैया? -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आ गया, और ये पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी अगर है, तो क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यानी कि नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल। अब वही सेम फंडा यहां पर भी होगा एलिप्स के अंदर। क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमारे पास है, तो हम उसकी मदद से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, बिकॉज इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। और अगर हमारे पास ये पॉइंट है, द पॉइंट एट विच नॉर्मल इज ड्रॉन, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, पॉइंट एट विच वी आर ड्रॉइंग द नॉर्मल है, यानी कि स्लोप और पॉइंट दो चीजें हमारे पास है, वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रिटी कंफर्टेबल। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? तो देखिएगा जरा मैं आप लोगों से क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मुझे इस एलिप्स के लिए x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, इस एलिप्स के लिए मुझे नॉर्मल लिखनी है एट द पॉइंट x1, y1। किस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल लिख रहा हूं? x1, y1। अच्छा, इंग्लिश थोड़ी सी यहां पर इंप्रूव करिएगा, एट द पॉइंट बोल रहा है, तो एट द पॉइंट मींस व्हाट? दिस पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स, दिस पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स। ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई करता है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो हमें एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, और हमें अगर वहां पर नॉर्मल लिखनी है, तो चलिए प्रोसेस को देखते हैं, जो कि हम ऑलरेडी सीख कर आए हैं। पिछली अभी जस्ट इससे पहली वाली स्लाइड के ऊपर भी मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया, और सर्कल्स और पैराबोला के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर चुके हैं। तो चलिए यहां पर भी देख लेते हैं। फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी नीड, सबसे पहले तो क्या भैया? हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए सर, बिकॉज वी नो व्हाट? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हम जानते हैं कि नॉर्मल जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर आता है भैया। हमने कहा ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालें? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ लिया होगा, और थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया भी होगा कि dy/dx का वैल्यू किसी भी पॉइंट x1, y1 के ऊपर क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट x1, y1 होता है। कहने का मतलब है कि अगर मुझे यहां पर ये जो टेंजेंट बनेगी, इसका स्लोप अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या निकाल दूं भैया? मैं dy/dx निकाल दूं इस पॉइंट के ऊपर x1, y1 के ऊपर, तो दैट विल डिनोट नथिंग बट माय स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो उसकी मदद से मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। तो देखिएगा जरा dy/dx कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये डिफरेंशिएशन जो है मैथमेटिक्स के अंदर अपन क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे, राइट? तो क्लास 12th के अंदर ये चीज फिर से एक बारी आपके सामने आएगी। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, जिसने
अगर 11th के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ठीक ठाक कमांड बना लिया, 12th उसकी कंपैरेटिवली बहुत स्मूथली निकलती है, राइट। तो यहां पर नोटिस करिएगा, अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन को लूं और इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिलेटिव अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो व्हाट डू आई हैव, देखना जरा, 1/a², तो यहां पर कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर ले आया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, 2x होता है कि नहीं, तो पहला टर्म हमारा ये वाला आ गया। आगे बढ़ते हैं, 1/b² तो कांस्टेंट है, y² का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, y² का डिफरेंशिएशन 2y/dy/dx। अब बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते हैं कि dy/dx क्यों आया सर, ये 2y ही क्यों नहीं आया। तो देखो यहां पर चेन रूल लगता है ना, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगता है। कहने का मतलब है, देखो ऐसे समझो, ये जो x² का डिफरेंशिएशन हम करते हैं ना विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है आप समझिएगा। आपको ये तो सही पता है कि 2x आएगा, इतना तो आपको सही पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चेन रूल को इस तरीके से दिमाग में रखो। सबसे पहले हम पावर को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने x² का डिफरेंशिएशन 2x लिख दिया, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, मान लो ऐसा। और फिर ये x बचा, तो x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, dx/dx, तो ये चीज 1 आ जाती है, इसीलिए ये आंसर हमारा 2x होता है। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ y² कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पावर को खत्म करने के लिए पहले तो आ गया 2y, अब पावर 2 खत्म हो गई, तो बचेगा क्या, dy/dx बचेगा। सिमिलरली आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि अगर आप लोगों को ये चीज निकालनी होती, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता, तो कैसे निकालते। अगर आपको ये वाला डिफरेंशिएशन निकालना होता तो आप कैसे निकालते, सबसे पहले आप 3y², इतना तो आप जानते ही हो, जी सर जानते ही हैं, पावर खत्म हो गई, अब dy/dx। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। इसके लिए मैं एक बहुत ही मजेदार कहानी बताता हूं, है ना। आप लोग कभी 12th क्लास में अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ने का मौका मिला तो ये एक मस्त कहानी के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ हमारा एजेंडा वो नहीं है, तो इसलिए मैं इस डिफरेंशिएशन की डेप्थ के अंदर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, राइट। बाकी क्या होता है उस कहानी के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। भैया होता क्या है कि एक लड़का होता है जो मतलब थोड़ा सा सीधा सा होता है, लेकिन वो जब घर के बाहर जाता है तो उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है, और वो लड़का जो है ना, मान लो अमित, वो सामने वाले को पीट के आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी मम्मी को बोलता है, मम्मी आज तो मेरी ऐसी लड़ाई हो गई, मैंने उसको पीट दिया। तो उसकी मम्मी बोलती है, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए, क्योंकि जिसको तूने मारा है बेटे वो इस गली का सबसे बड़े गुंडे का बेटा है, अब तुझे कौन बचाएगा। तो वो डर के मारे कमरे के अंदर, सबसे अंदर वाले कमरे के अंदर छुप जाता है, सारे गेट्स लॉक करके। और फिर वो जब गुंडा आता है बंदे लेके, है ना, ताकि अमित की कुटाई कर सके, तो तब जो चीजें होती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसको समझाता हूं मैं चेन रूल के थ्रू, बच्चे के दिमाग के अंदर बैठ जाता है। बिकॉज इतना मैं जानता हूं थोड़ा सा आपका तंग हाथ होगा चेन रूल डिफरेंशिएशन के अंदर, क्योंकि मैंने खुद ने जेई की तैयारी करी है। जब फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा चेन रूल पढ़ाया जाता है ना, तो इतना अच्छा कमांड नहीं बन पाता, मैं जानता हूं ये चीज। इसीलिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि क्लास 12th के अंदर ये चीज मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा, और अगर मौका मिला तो कभी आप लोगों के लिए एज अ शॉर्ट ही प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आपका चेन रूल का जो है वो लफड़ा ही खत्म हो जाए। चलिए खैर, ये चीज हमारी हो गई, तो लेट मी रिमूव इट फ्रॉम हियर, बिकॉज ये हमारा एजेंडा ऑफ डिस्कशन आज का नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, डिफरेंशिएशन करना सीख गए, एटलीस्ट यहां पर कैसे डिफरेंशिएशन होगा हमें पता चल गया। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। मैंने कहा अब यहां पर dy/dx का एक ही टर्म है, तो इस dy/dx वाले को एक तरफ रहने देते हैं और इस 2x/a² को दूसरे तरफ लेके आते हैं। तो मैंने क्या किया है बच्चों यहां पर, कि मैंने इस चीज को लिखा 2x/a² माइनस, इसको इधर लेके आए लेट से, इज इक्वल टू 2y p² dy/dx। तो यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा -x/a² इंटू ये y/b² है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये मेरा dy बाई डी एक्स आ गया, लेकिन मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 कॉमा y1 लिखना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन मेरे को क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट x1 कॉमा y1 लिखना है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर मैं x1 कॉमा y1 लिखूंगा बेटे, तो इधर भी मुझे x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 डालना पड़ेगा। तो ये चीज मेरी आ जाएगी कुछ ऐसी। फील इट एवरीवन, सारे के सारे बच्चे फील करेंगे। किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की इसके अंदर x के जगह डाल दिया x1, y के जगह पे डाल दिया y1। तो ये जो चीज आई है ना बच्चों हमारे पास, ये वाली, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिकॉज यही चीज तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। तो हमारे पास हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पर्टिकुलर चीज से आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू दिस। किसी को कोई दिक्कत कि हम किस तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे? तो मैं यहां पर बोल देता हूं, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1। राइट है जी, किसी को कोई आपत्ति? अब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आ गया तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूं, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो निकाल लेंगे यार हम स्लोप ऑफ नॉर्मल, बड़े आसानी से अब हम निकाल लेंगे। तो दोनों का, नॉर्मल का और टेंजेंट का प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 के बराबर होता है। तो क्या हम नॉर्मल का स्लोप अब इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? देखो जरा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या आया था, ये आया था, आया ना बेटा? यस सर। तो -1 अपॉन दिस करके हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लेंगे। अब हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखें? सर हमारी नॉर्मल x1 कॉमा y1 से तो पास करनी थी, उसका स्लोप ये होना था। तो लगा दो जरा स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल और द नॉर्मल इज पासिंग फ्रॉम x1 कॉमा y1। तो बस अब बचा क्या हमारे पास, नॉर्मल की इक्वेशन इस तरीके से आ गई। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे अगर हम, इसी को अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे हम बच्चों, तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाए। रीअरेंज करना है बस, राइट? कैसे करेंगे रीअरेंज भैया? बी स्क्वायर इंटू x1 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू y1 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x वाला टर्म ऐसा बन जाएगा, y वाला टर्म ऐसा बन जाएगा और कांस्टेंट टर्म ऐसा बन जाएगा। तो द थिंग इज, the most important thing is you have to remember this particular equation because this is equation of normal finally। तो ये इक्वेशन आप लोगों ने याद करनी है, मेमोराइज लिख लीजिए इसको सारे के सारे बच्चे। कैसे आती है? आई होप द आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। किसी को कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्या होती है एलिप्स के लिए नॉर्मल की इक्वेशन? ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा जरा, जो इस टर्म के साथ हो रहा है x वाले टर्म के साथ, वही y वाले टर्म के साथ भी हो रहा है। थोड़ा सा ऐसे फील करके हम अपने दिमाग के अंदर इस चीज को बिठा सकते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल किस पॉइंट के ऊपर है? x1 कॉमा y1 के ऊपर है। किस एलिप्स के लिए है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आती है बात? तो डू राइट डाउन दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 at the point x1 comma y1। I hope you guys are clear with this particular thing। तो मैं यहां पर अगर आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊं, तो हमारी ये जो इक्वेशन है, हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, कौन सी वाली? ये वाली। इसकी इक्वेशन क्या हो गई? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट्स इट। याद रह जाएगी ये सारे के सारे बच्चों को? नहीं रह जाएगी तो कर लेना, ठीक है? बिकॉज जो करेगा क्वेश्चन उसके सबसे जल्दी सॉल्व होंगे। देखो, अब एक बच्चों के दिमाग में ना क्या होता है कि यार, है ना, मैं ज्यादा चीजें याद क्यों करूं सर, है ना,
बिकॉज मेरे पास इतनी सारी चीजें याद करने को है। देखिए बेटा, अगर आप नहीं भी याद करोगे, एग्जाम के अंदर डिराइव कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। बट आप खुद सोचिए कि आपका जो जेई का एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी ऑफ 3 आवर्स, यस और नो, और उस 3 घंटे के अंदर यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। आप मैक्सिमाइज कब कर पाएंगे अपना स्कोर? यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज द स्कोर ओनली व्हेन, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, you know a lot of results, because results will definitely save your time in the examination hall। अगर मान लीजिए किसी को पता है कि यार ये मेरी इक्वेशन है, तो वो इसका डायरेक्टली यूज करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। अगर वो इसका डायरेक्टली यूज नहीं करेगा तो देखिए क्वेश्चन उसके लिए कितना लेंथी होगा। मैं आपको समझाता हूं बाय टेकिंग एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल भी बताना चाहूंगा। तो चलिए नॉर्मल का इक्वेशन इन दी पैरामेट्रिक फॉर्म भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर मैंने आप लोगों को ये चीज रिकॉल करवाई कि ये आपका एलिप्स है अगर, और इसके ऊपर इफ यू वांट टू अज्यूम एनी पॉइंट, तो हम एलिप्स के ऊपर पॉइंट क्या लेते हैं? जस्ट लाइक हमने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया था a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के ऊपर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लिया था at स्क्वायर कॉमा 2at, फिर हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के लिए लिया था -at स्क्वायर कॉमा 2at एंड सो ऑन। तो एलिप्स के लिए ऑन द सेम पैटर्न मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, ये वाला एंगल थीटा नहीं होता है इसमें ये वाला एंगल थीटा नहीं होता है, ऑक्सिलरी सर्कल के साथ वाला एंगल थीटा होता है, राइट जी। तो अब मुझे अगर यहां पर लिखनी है नॉर्मल तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वाला नॉर्मल का तरीका हम लोग सीख के आए हैं, पिछले पेज पे हम लोगों ने याद किया था। अब यहां पर जो मेरा पॉइंट है ऑन दी एलिप्स वो x1 कॉमा y1 के जगह पर क्या है? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो ये पॉइंट हम x1 और y1 के जगह पे डाल देंगे। तो x1 के जगह पे डाल देंगे a cos थीटा, y1 के जगह पे डाल देंगे b sin थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी आ जाएगी क्या? तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर हमारी नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो ऐसी कुछ हो जाए। किसी को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की तो मुझे बताएंगे यार सारे के सारे बच्चे। तो वी कैन इजीली डेराइव दिस। इसको मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग याद कर लीजिए, बिकॉज वी कैन इजीली डेराइव दिस। x1 के जगह पे a cos थीटा डाला, y1 के जगह पे b sin थीटा डाला और अपना काम हो गया। तो वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। जो याद करनी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, राइट? यस, वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। लेकिन हाँ, एटलीस्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि दिस इज हाउ वी गेट दी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए बच्चे ने रिजल्ट याद नहीं किया तो वो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालता है वो देख लेते हैं। और अगर उस बच्चे ने नॉर्मल की इक्वेशन को याद कर लिया तो वो इस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर लेगा। चलिए ये समझने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। हमें बोल रहा है फाइंड द नॉर्मल एट द पॉइंट 3,2 टू दिस पर्टिकुलर एलिप्स। उसने अगर नॉर्मल की फॉर्म नहीं याद करी तो सबसे पहले तो उसको नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा, एंड दिस पॉइंट ऑन द नॉर्मल इज गिवन टू हिम। तो वो क्या कर सकता है? नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना एजेंडा रह गया, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए उसको पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए रहेगा। तो उसने कहा यार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया। अगर डिफरेंशिएट तो ये आ गया 2x अपॉन 18, ये आ गया 2y अपॉन 8 इज इक्वल टू, सॉरी, dy बाई डी एक्स। यहां पर dy बाई डी एक्स नहीं बोलना है, 2y अपॉन 8 dy बाई डी एक्स। ये 1 अपॉन 8 तो कांस्टेंट है ना, इसलिए इज इक्वल टू 0। तो यहां पर dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों? dy बाई डी एक्स सर आ जाएगा -2x बाई 18 अपॉन 2y बाई 8। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आ जाएगा? -x बाई 18 इंटू 8 बाई वाई। तो ये आ गया -4 बाई 9 इंटू एक्स बाई वाई, राइट एवरीवन? चलिए मुझे चाहिए होता है dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैंने कहा यार लेट्स फाइंड आउट dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट 3,2। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट 3,2 अगर मुझे चाहिए
तो ये हो गया -4/9 इंटू 3/2। कितना आता है बेटा ये वाला वैल्यू? -2/3 आता है मेरे ख्याल से। यस और नो सारे के सारे बच्चे बता देंगे जरा। -2/3। तो अगर मेरा dy/dx एट 3,2 इज कमिंग आउट टू बी कितना? -2/3, तो यही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बेटा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मेरे पास है तो मैं जानता हूं कि टेंजेंट का स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप कितना होता है? -1 होता है। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना यार जरा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा -1 अपॉन -2/3, बोले तो 3/2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आ गया, मुझे पॉइंट ऑन द एलिप्स दिया हुआ है, तो दो चीजें मेरे पास है, तो आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंफर्टेबली गाइस। कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस y1 का वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू स्लोप का वैल्यू 3/2 है, टाइम्स x माइनस x1 का वैल्यू 3 है। तो ये चीज मेरे पास कितनी आ गई बच्चों? 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना? 3x माइनस 2y माइनस 9 प्लस 4 यानी कि -5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? प्रोसेस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज और नॉट? देख लो, मेरे ख्याल से कोई भी चीज आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगी। क्लियर एवरीवन? देख लो जरा, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं। अब देखिए, इतना लंबा करना एक तो, और अगर मुझे फॉर्म अगर याद हो, हमें क्या फॉर्म याद हो? नॉर्मल एट x1, y1 ऑन द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज रिटन एज, कैसे लिखी जाती है बेटा? a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे करके लिखी जाती है। तो यहां पे अगर मैं देखूं बेटा, तो मेरे x1, y1 की वैल्यू कितनी है सर? 3,2 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरा a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 18। अगर मैं कहूं b स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आप कहोगे 8। हाँ या ना? यस और नो? जी सर, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। क्या आ रहा है जरा देखो सर। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो ये आ गया 18 इंटू एक्स अपॉन 3 माइनस 8 इंटू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 माइनस 8। इसी को सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, इसी को सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, देखिएगा आंसर आता है कि नहीं। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। 2 काट दीजिए, देखिए ऐसी इक्वेशन आती है कि नहीं। डोंट यू थिंक कि ये वाला मेथड लेस टाइम टेकिंग होगा इन द एग्जामिनेशन हॉल? द थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। एवरीवन क्लियर है? स्टैंडर्ड प्रोसेस ऐसे करेंगे, और नॉर्मल प्रोसेस या कहूं मैं एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम ये वाली चीज करेंगे तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ आवर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्लियर सारे के सारे बच्चों को? धीरे धीरे आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि आप जेई के क्वेश्चंस को चंद सेकंड का मेहमान बना सकें, है ना? तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो जल्दी से जान जाएंगे। इसलिए एक बारी मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा बेसिक्स इसका कवर कर ले दीजिए, बिकॉज मेरी ट्रिक्स जो होगी दैट विल बी मेजरली फोकसिंग अराउंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू नो। देखिए कई बारी क्या होता है कि बच्चा जो है वो बेसिक चीजें जानता तो है, लेकिन उनको प्रॉब्लम के अंदर यूज कैसे करना है वो नहीं जानता। बेसिक चीजें हर किसी को आती है। मुझे पता है कि किसी बच्चे ने अगर थोड़ी बहुत भी ईमानदारी के साथ किसी चैप्टर को पढ़ा है तो वो उस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानता जरूर है, बस वो उनको अप्लाई नहीं कर पाता। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को जेई के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे सॉल्व करना सिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा आप लोगों को,
अगर भगवान ने चाहा और मैं यहाँ पर क्लासेस लेता रहा तो, है ना, ये मतलब रफ्तार बैच अगर लेता रहा तो आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बिकॉज देखिए, किसी भी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन ऑफ जे। बहुत सारे बच्चे जब घर पर बैठ के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? प्रॉब्लम यहां पर हो जाती है कि वो घर पे तो आराम से विदाउट हैविंग एनी टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब एग्जाम के अंदर जाते हैं तो वो आउटपुट नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर प्रैक्टिस कम करी होती है ना। घर पे मेरी भी आदत ऐसी थी, मतलब ऐसे लेट गए, किताबें यूं फैला दी और फिर आराम से कर रहे हैं अपना, है ना। तो टाइम का ख्याल ही नहीं रखते और ये सोचते हैं कि यार टाइम से अपने को क्या, अपन तो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, है ना, इस बिरादरी का मैं भी था। तो मैं हमेशा टेस्ट जरूर देता था, मेरी एक आदत थी यार टेस्ट तो देना है, भले ही पढ़ा है नहीं पढ़ा है कुछ भी हो, टेस्ट जरूर देना है। तो उन टेस्ट के अंदर मैंने एक आर्ट डेवलप करी, एंड दैट इज टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिवली इन द जे ऑफ द जेई, है ना, ऑब्जेक्टिवली जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर वो ट्रिक लगे जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन आपको मैं बोल सकता हूं कि तकरीबन 35% ऑफ द पेपर के अंदर आप वो ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। तकरीबन 35% ऑफ द पेपर किसी भी साल का हो, आप किसी ना किसी तरीके से वो शॉर्टकट ट्रिक्स लगा सकते हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि, है ना, मतलब पूरे का पूरा क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए आप इक्वेशन सॉल्व करने पे आए, इक्वेशन सॉल्व करने के वहां पर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शंस जो है वो कुछ अलग फॉर्म में दिए गए हैं, तो आपने वहां पे ट्रिक लगा ली ताकि आपको पता चल जाए ABCD में से कौन सा ऑप्शन अब आपका आंसर है। दीज लाइक दिस एज वेल, यानी अल्टीमेटली द ट्रिक्स which will help you to reduce your time in order to solve the question। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉर्मली जितना टाइम लगता है उससे अगर कम लग जाए किसी भी मेथड से, तो मैं उसे एज अ ट्रिक नाम दे रहा हूं, राइट। चलिए खैर आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट P वेयर Q इज अ पैरामीटर टू द एलिप्स दिस intersects the ellipse again at Q point having the parameter 2Q, then prove that cos Q is equal to -2/3 होएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, पहले तो ज्योमेट्री थोड़ी सी ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा यार वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये मेरा एक एलिप्स है तो इस एलिप्स के ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, लेट से यहां पर, तो यहां पर उसके लिए एक टेंजेंट होगी, ये उसकी टेंजेंट है। और यहां पर हमने क्या किया है, हैविंग Q पॉइंट एज द पैरामीटर, ठीक है। हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, यहां पर हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और वो नॉर्मल जो है वो एलिप्स के ऊपर अगेन जाकर मिल रहा है। किस पॉइंट पर मिल रहा है? Q पॉइंट पर, जिसका कि पैरामीटर 2Q है। अब ये पैरामीटर क्या होता है सर? हमने तो देखा था एलिप्स के ऊपर जो पॉइंट होता है, एलिप्स के ऊपर जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज टेकन एज A cos थीटा, B sin थीटा। तो यहां पे थीटा इज द पैरामीटर। तो अगर इसने मुझे बोला हुआ है कि इस पॉइंट के ऊपर Q पैरामीटर है, यानी दिस Q इज द एंगल एट दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। यस, ये इसेंट्रिक एंगल है बेसिकली, कहने का मतलब है इसेंट्रिक एंगल अगर ये है तो हाउ कैन आई अज्यूम दिस पॉइंट बेटा? I can take this point as √14 cos Q, √5 sin Q। ऐसा क्यों? बिकॉज A स्क्वायर का वैल्यू 14 है, तो A का वैल्यू √14 होगा, B का वैल्यू √5 हो जाएगा अकॉर्डिंगली। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये हो जाएगा √14 cos 2Q, बिकॉज यहां पर एंगल कितना है? 2Q है, और यहां पर आ जाएगा √5 sin 2Q। ये मेरे पॉइंट्स हो गए, ठीक है जी, समझ में आती है इतनी बात आप लोगों को? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन एट ऑफ नॉर्मल एट P लिखना चाहूंगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P लिखना चाहूंगा। मैंने कहा हाँ यार सही बात है। हम लोगों ने अगर डायरेक्ट फॉर्म याद करी हुई है, क्या थी? A स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस B स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी। तो मैंने कहा यार ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू 14, x1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, √14 cos क्यू, मैंने कहा लिख दो √14 cos क्यू, माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू 5 y1 अपॉन y1 का वैल्यू √5 sin क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 14 माइनस 5। यस, दिस इज, सॉरी ये y1 नहीं है, ये y है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई मेरी ग्रीन वाली, सारे के सारे बच्चे। यस, किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब हमें बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है नॉर्मल का, वो अगेन पास कर रहा है, नॉर्मल अगेन पासिंग थ्रू क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यस और नो। तो हमने कहा यार हाँ बात तो सही है, तो अगर बात सही है तो वी विल सेटिस्फाई द क्यू पॉइंट इन दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज वेल। तो करवाते हैं, हमारे पास आ गया 14 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास सर, √14 cos 2q अपॉन यहाँ पे कितना हो गया, √14 cos q है ये, मैंने कहा ठीक है, माइनस ये चीज कितना आ गया 5 इंटू वाई, वाई का वैल्यू √5 sin 2q, मैंने कहा ठीक है, अपॉन ये कितना आ गया, ये आ गया √5 sin q इज इक्वल टू 14 माइनस 5 तो 9 हो गया। ये आ गई बेटा चीज अपने पास। अच्छा, अब कोई ऐसा पाप तो नहीं करेगा ना, मुझे एक बात बताना कि सर साइन से साइन को काट दिया, क्यू से क्यू को काट दिया, ऐसा कोई पाप तो नहीं करेगा? डोंट डू दिस यार, है ना, मतलब मेरी आत्मा बहुत दुखी हो जाएगी, है ना। जिस तरीके से मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, उस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिना एंगल के नहीं रह सकता। तो साइन से साइन को काटना गलत होगा ऑब्वियसली, और वो सिन होगा, ठीक है, पाप होगा वो एक, के लिए भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, ठीक है। चलो, तो √14 से √14 उड़ा दो पहले, तो √5 से √5 उड़ा दो पहले, तो फिर क्या बचा आपके पास, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें cos q का वैल्यू निकालना है, ये हमारा एजेंडा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार जरा देखो बेटा, अगर आप यहां पर sin 2q के जगह पे लिख दो 2 sin q cos q, लिख सकते हैं, sin 2a क्या होता है, तो ये चीज लिखने पर ये वाला sin q और ये वाला sin q उड़ जाएगा, सारे के सारे बच्चे, एवरीवन, किसी को कोई डाउट? और यहां पे अगर मैं इसको लिख दूं, क्या इसको अगर मैं लिख दूं 2 cos स्क्वायर q माइनस 1, तो मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो cos q के अंदर आ गई कि नहीं आ गई, एंड द क्वेश्चन इज टेलिंग मी कि प्रूव करो कि cos q का वैल्यू -2/3 है। तो मैंने कहा यार इस पूरी इक्वेशन को cos q के टर्म्स में बना दूं, तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री cos 2q को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर q माइनस 1, और sin 2q को लिख दिया मैंने 2 sin q cos q। तो नाउ आई विल बी हैविंग व्हाट, अब मेरे पास आ जाएगा 28 cos स्क्वायर q माइनस 1 अपॉन cos q माइनस 10 cos q इज इक्वल टू 9 बेटा। और ये बन गई है अब मेरे पास आफ्टर टेकिंग द एलसीएम अ क्वाड्रेटिक इन cos q। टेक द एलसीएम, दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इन cos q, और इसको मैं सॉल्व करके आराम से cos q का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो निकालेंगे जरा बच्चे, मीनवाइल आई विल ऐड वन स्लाइड ओवर हियर। यस, तो देखिएगा बेटा, हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, हमें अब इसको लेके आगे चलना है, और ये 14 आएगा बाय द वे, -14, है ना। तो ये कितना आया, 28 cos स्क्वायर q माइनस 14 अपॉन cos q माइनस 10 cos q इज इक्वल टू 9, ऐसा आ रहा है बेटे। तो मैंने कहा यार जरा ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 28 cos स्क्वायर q माइनस 14 माइनस 10 cos स्क्वायर q इज इक्वल टू 9 cos q। फिर मैंने कहा इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर दे, तो ये आ गया 18 cos स्क्वायर q माइनस 9 cos q माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर हम
मेरे ख्याल से बड़े आसानी से अब तो हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए यार, नहीं एवरीवन? यस, या मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। कॉस क्यू इज इक्वल टू -2/3 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? एक तो यहीं से वेरीफाई कर लो। 18 इंटू 4/9 -9 इंटू -2/3, यानी कि ऐसा -14, ये कितना आता है देखे जरा, ये हो गया दिस, ये हो गया दिस, 4 टू द 8 और ये 3 टू द 6। यस बिल्कुल, कॉस क्यू इज इक्वल टू -2/3 इसको सेटिस्फाई करता है। तो भले ही आप यहाँ से दो रूट्स निकाल लो, दो रूट्स निकालने का तरीका आप लोगों को क्लियर होएगा ही और आपका काम बन जाएगा। देखिए, अगर मेरे यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे दिए हुए रहते कि ए ऑप्शन दिया रहता cos q इज इक्वल टू -2/3, एक ऑप्शन कुछ और दिया होता, तो मैं यहाँ से ऑप्शंस चेक करके ज़्यादा जल्दी कर लेता मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक के रूट्स थोड़े से अच्छे नहीं आएंगे, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो यहाँ से हम ऑप्शंस पुट करके टाइम सेव कर सकते थे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, अगर ऐसी चीज़ आती तो। यप, तो रूट्स निकालने हैं तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे? यहाँ से आप लिख सकते हो 9 प्लस माइनस √9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 18 इंटू -14 अपॉन 2 इंटू ए, और इसको आप सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हो। तो क्या क्या आ जाएंगे मैं निकाल ही देता हूँ आप लोगों के लिए। 81 प्लस ये कितना हो गया, ये बहुत ही गंदी कैलकुलेशन हो रही है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था। और देखिए, थोड़ा अगर आपको और कैलकुलेशन स्मार्टली करना है तो अंडरस्टैंड दिस एज वेल, कि आप लोग थोड़ा सा और स्मार्टली कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए बाहर, ठीक है? 9 बाहर ले लोगे आप, यहाँ से अगर आप 9 बाहर ले लोगे तो अंडर रूट के बाहर आके तो वो 3 हो जाएगा। एक 9 यहाँ पे बच गया, -4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -14, राइट? अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी होगी, देखो जरा फील करेंगे सारे के सारे, अपॉन 2 इंटू 8, ये कैलकुलेशन और थोड़ी सी छोटी हो गई। तो बी अटेंटिव वाइल कैलकुलेटिंग, हो सकता है आपका टाइम सेव हो जाए। 9 प्लस माइनस 3 टाइम्स कितना आ गया ये, 8 इंटू 14, या फिर कहो आप 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 मेरे ख्याल से 112 होगा। तो ये आ गया 121 आ गया अंदर। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो ये आ गया 9 प्लस माइनस 33 अपॉन 2 इंटू 18। तो इसको सॉल्व करके आप रूट्स निकाल लोगे, जैसे एक रूट जो आ रहा होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। रिमेंबर, रिकॉल, cos q कैन नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, सॉरी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। रिकॉल, cos q, cos ऑफ एनी एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो वहां से आपके पास एक ही आंसर आएगा, क्या, -2/। आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे एंड हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। राइट एवरीवन, आर वी गाइस कंफर्टेबल इन डूइंग दिस क्वेश्चन? मेरे ख्याल से क्लैरिटी है आप लोगों को, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट देख लीजिए जरा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स, जो कि नॉर्मल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, जो कि नॉर्मल है इस एलिप्स के ऊपर। तो समझिए जरा, क्लब हो रहे हैं चैप्टर। पैराबोला अब क्लब हो रहा है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, सॉरी नॉर्मल ऑफ एन एलिप्स के साथ। तो एलिप्स और पैराबोला क्लब हो रहे हैं। चलिए खैर इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन दोनों में से इक्वेशन इजी किसकी आती है, टेंजेंट टू द पैराबोला दिस इजी आती है कि नॉर्मल की इक्वेशन इजी आती है? क्या इजी आती है मुझे जरा बताओ। मेरे ख्याल से ये वाली चीज इजी आती है, बिकॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए आई कैन राइट डाउन द टेंजेंट एज वाई इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो आई कैन राइट डाउन दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाई m, बिकॉज a का वैल्यू 1 है, इज टेंजेंट टू दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ या ना बच्चों? अब देखिए, इसके लिए टेंजेंट ये होती है, और इसके लिए अगर आप नॉर्मल लिखोगे ना तो नॉर्मल ऐसी आएगी थोड़ी, 5x अपॉन x1 माइनस एंड सो ऑन, है ना? वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आती है, तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली, ठीक है? वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, तो मैंने कहा यार ये बात हो गई। मैं कहा ठीक है यार, विच इज ऑल्सो नॉर्मल टू दी एलिप्स। अब नॉर्मल टू दी एलिप्स है तो मैंने कहा ठीक है चलो उसको भी लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा यार अगर मैं नॉर्मल टू दी एलिप्स लिखता हूं तो वो मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर यानी कि 5 इंटू एक्स अपॉन x1, है ना? ऐसे लिखेंगे x1 माइनस
बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऐसा। तो इसी चीज को अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो ये कैसा आ जाएगा, इसी चीज को अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो ये मेरे पास बेटा कैसा आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 5x अपॉन x1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देने की सोच, 5x अपॉन x1 माइनस 4y अपॉन y1 पर, चलिए कोई बात नहीं, -1 इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 0 के एक तरफ है सारे के सारे टर्म्स। तो मैंने कहा यार यही काम मैं यहां पर भी करने की कोशिश करता हूं, इक्वल टू 0 के एक तरफ कर दूं सारे के सारे टर्म्स। तो यहां पर मैं इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना। अब ये बोल रहा है मुझे क्या, कि जो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट है वही की वही इस एलिप्स के लिए नॉर्मल भी है। तो मैंने कहा यार ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, इक्वेशन 1 एंड 2 मस्ट बी सेम, हाँ या ना। इक्वेशन 1 एंड 2 मस्ट बी सेम। और अगर आप लोगों को पता हो कि दो इक्वेशंस अगर सेम होती है, लेट मी रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट फॉर यू ओवर हियर, कि अगर आपकी दो इक्वेशन सेम हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए दीज टू इक्वेशंस आर सेम, इफ, या आइडेंटिकल बोल सकता हूं, इफ x का कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y के कोएफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो, यस और नो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो वी कैन अप्लाई इट ओवर हियर। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, देखिए जरा। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो यहां पर x का कोएफिशिएंट है m और यहां पर x का कोएफिशिएंट है 5 अपॉन x1, ठीक है। यहां पर y का कोएफिशिएंट है -1, यहां पर y का कोएफिशिएंट है -4 अपॉन y1, यहां पर x का कोई कांस्टेंट टर्म है 1/m, यहां पर कांस्टेंट टर्म है -1। तो ये चीज इक्वल होनी चाहिए। क्या इनको सॉल्व करके समहाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एवरीवन, और अगर m आ गया तो अपना काम बन जाएगा। देखेंगे जरा सारे के सारे बच्चे, कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम हियर, यस एवरीवन। तो देखो जरा ये चीज मेरे पास आ गई। एक और चीज थोड़ा सा समझना यहां पर भैया, ये जो मेरे पास पॉइंट है x1 y1 जिस पर कि मैंने नॉर्मल लिखा है, तो कहना इसे कि x1 y1 लाइज ऑन द एलिप्स, तो वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जी सर करेगा। तो यहां पर मैं उसी पॉइंट को लिख सकता हूं x1 स्क्वायर बाय 5 प्लस वो ये रिलेशन भी सेटिस्फाई करेगा, y1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू बाय 4 इज इक्वल टू 1। देखिए एक तो ऐसा भी कर सकते थे आप, और एक दूसरा और बताता हूं। अगर आप यहां पर एलिप्स के ऊपर पॉइंट अज्यूम कर लेते √5 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, तो एक ही वेरिएबल होता थीटा, तो आपकी ये इक्वेशन के अंदर x1 और y1 दो वेरिएबल नहीं होते। तो आप वैसे भी कर सकते थे, अगर आपको वैसे पसंद है तो मैं आपको वैसे लेके करवा देता हूं, और अगर ऐसे पसंद है तो भी आप देख लीजिएगा, यहां से इसको और इसको इक्वल करवाने पर आप x1 का वैल्यू m के टर्म्स में ले आएंगे, इसको और इस चीज को इक्वल करवा के आप x1 का वैल्यू m के टर्म्स में ले आएंगे, यहां पर पुट कर दीजिएगा। इसको और इसको इक्वेट करवा के आप y1 का वैल्यू m के टर्म्स में ले आएंगे, उसको यहां पुट कर दीजिएगा। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन m के टर्म्स में आ जाएगी, और अगर ये m के टर्म्स में आ जाएगी बेटा, तो आप बड़े कंफर्टेबली m का वैल्यू निकाल पाओगे, और m का वैल्यू निकाल लिया तो आपकी ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो बड़े आसानी से आ जाएगी। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका जो पॉइंट x1 y1 है जिसपे ऊपर आपने नॉर्मल लिखा है, वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस टर्म को और इस टर्म को इक्वल करवाएंगे तो x1 का वैल्यू m के टर्म्स में आ जाएगा, आप यहां पर पुट कर दीजिएगा। इसको और इसको इक्वेट करवाओगे तो y1 का वैल्यू m के टर्म्स में आ जाएगा, यहां पुट करवा दीजिएगा। पूरी इक्वेशन m के टर्म्स में आ जाएगी। जैसे ही पूरी इक्वेशन m के टर्म्स में आ जाएगी तो आप अपने m का वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहां डाल लीजिएगा, आपका आंसर। अब लेकिन ये तो हुआ एक अप्रोच, मेरे को ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी लगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x1 y1 और m तीन वेरिएबल्स थे।
तो मैंने कहा यार आई विल हैव टू रिड्यूस द वेरिएबल्स इफ आई कैन, तो विच थिंग हेल्प्स मी टू रिड्यूस द वेरिएबल्स, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्योंकि मैंने आप लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर सिखाया हुआ है कि whenever you have to assume a point on the parabola, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म का अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसी में मेथड 2 देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसी में मेथड 2 देख लेते हैं सारे के सारे बच्चे। यस, वेट अ मिनट, लेट मी ऐड वन स्लाइड। मैं दूसरी स्लाइड ही ऐड कर देता हूं ताकि, है ना, आप लोगों को दोनों मेथड हो जाए। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये वाले पोर्शन को और ये वाले पोर्शन को अगर आपने इक्वेट किया तो m अपॉन x1 m अपॉन 5 इज इक्वल टू -1/m, ऐसा आएगा। तो यहां से x1 का वैल्यू आप लिख सकते हो -5 अपॉन m स्क्वायर। ये चीज आ गया x1 का वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए। फिर दूसरी चीज करते हैं, इसको और इसको इक्वेट करवाया। तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये y1 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1/m, यानी कि मेरा y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4/m। इसको मैंने डबल स्टार बोल दिया। और ये दोनों वैल्यूज स्टार और डबल स्टार मैंने यहां पर डाल दी, तो पूरी इक्वेशन m के अंदर आ जाएगी। और m के अंदर आ जाएगी तो मेरे ख्याल से आप m का वैल्यू निकाल, और m का वैल्यू निकालने के बाद दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन डाल दीजिएगा, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, पुट स्टार एंड डबल स्टार ओवर हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ m। और जैसे ही m आ गया तो बस सबसे पहले वाली इक्वेशन के अंदर m का वैल्यू डाल दीजिएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, तो इसको मैं मेथड 1 बोलता हूं। मेथड 2 भी आप लोगों के लिए करता हूं, ध्यान से देखिएगा सारे के सारे बच्चे। यस, मेथड 2 के तरफ चलते हैं, है ना। मेथड 2 वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा बिकॉज वेरिएबल्स विल बी लेस। यप, ध्यान से देखिएगा। मेथड 2, तो मैंने देखा कि यार टेंजेंट तो ऐसी लिख दी जाएगी, ठीक है, ये चीज तो करेक्ट है। दूसरी चीज, जब मैं इसके लिए नॉर्मल लिख रहा हूं तो आई एम अज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में अज्यूम कर रहा हूं √5 sin cos थीटा, 2 sin थीटा। तो ये मैं x1 के जगह पर पुट कर दूंगा, ये मैं y1 के जगह पर पुट कर दूंगा। तो मैंने कहा यार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, a स्क्वायर यानी 5x अपॉन x1 के जगह पे है √5 cos थीटा, ओके, माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 यानी ये हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो मुझे लिखना तो पहले वैसा ही है जैसा मैं पहले भी लिख रहा था, क्या कि मैं इस चीज को लिख दिया y इज इक्वल टू y को भी इस तरफ लेके आ गए हम लोग। तो हमने कहा यार ये हो जाएगा mx माइनस वाई प्लस 1/m इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया क्या, इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं √5x sec थीटा माइनस 2y cosec थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैंने स्टार बोल दिया, इसको मैंने डबल स्टार बोल दिया। तो आई कैन सी ओवर हियर कि ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं। दोनों इक्वेशंस अगर आइडेंटिकल हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x y का रेशियो विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ये -1 कर दीजिए, है ना, इक्वल टू 0 करना है हमको, ठीक है। तो ये चीज हो गई -1/m मेरे। अब मैंने कहा यार ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आई थिंक वी कैन कंफर्टेबली राइट डाउन द वैल्यू ऑफ m। तो इसमें एक बारी इन दोनों को इक्वेट करवाया, तो इन दोनों को इक्वेट करवाया तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1/√5m स्क्वायर। देखेंगे जरा, sec थीटा को 1/cos थीटा ही लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों को इक्वल करवाएंगे तो वी कैन राइट डाउन व्हाट, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू 2/m, है ना। और sin थीटा इज इक्वल टू 2/m, तो हम जानते हैं क्या, इसको अगर मैंने थोड़ी देर के लिए
मान लीजिए अल्फा बोल दिया और इसको थोड़ी देर के लिए बीटा बोल दिया, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो आपको नहीं लगता थीटा गायब हो जाएगा? देखिए जरा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो स्क्वायरिंग अल्फा बीटा एंड एडिंग, तो यहां पर तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, दोनों का एडिशन 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 4/m स्क्वायर, यहां पे आ गया 1/5m की पावर 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा। तो m का वैल्यू यहां से निकालना बहुत ही आसान है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपकी इक्वेशन एलसीएम लेने के बाद बन जाएगी 5m की पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 20m स्क्वायर प्लस 1। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत की बात है। यप एवरीवन, देख सकते हैं यहाँ पर मैं रूट्स निकाल सकता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरा 4 आ रहा है, और सॉरी -1/5 आ रहा है जो कि नेगेटिव आ रहा है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से m स्क्वायर का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन m स्क्वायर। तो m स्क्वायर का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। m स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5, ऐसा आएगा बेटे। और ये कितना हो रहा है? 420, 420 हो रहा है ये, और 420 का अंडर रूट अगर अपन करेंगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा अपने पास। तो m का वैल्यू, m स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, वहां से हम m का वैल्यू निकाल लेंगे, and then I think we can comfortably get the answer. Let me add one slide over here. Let me add one slide over here. Wait. यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। cos थीटा का वैल्यू √5 अपॉन, ये √5 ऊपर आएगा है ना, √5 ऊपर आएगा। यही उम्र है पगले, गलती से मिस्टेक, √5 हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। और ये -2y कोसेक थीटा हो रहेगा है ना, तो ये वाला वैल्यू माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो ये -2/m होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर ये जो चीज है ये 5/m की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इक्वेशन मेरी थोड़ी सी चेंज, लेट मी सी क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन। क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? यहाँ पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी m की पावर 4 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 5, मेरे ख्याल से ये हो जाएगी, है ना। यप, और इसको सॉल्व करना मेरे हिसाब से बड़ा आसान सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलता हूं पुट m स्क्वायर बराबर t, m स्क्वायर को अगर मैंने t डाल दिया तो ये आ गया t स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ सम ऑफ द रूट्स कितना है? 4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? -5। तो व्हाई डोंट यू टेक द टू रूट्स एज t इज इक्वल टू 5 एंड -1, बिकॉज उन्हीं का प्रोडक्ट तो -5 होता है और सम 4 होता है, दैट इज व्हाट यू नीडेड। तो t स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर का वैल्यू आपका t के बराबर है, तो m स्क्वायर का वैल्यू या तो 5 होगा या फिर m स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। m स्क्वायर का वैल्यू -1 हो सकता है क्या? नो सर, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहां से m की वैल्यू तो आपकी आ गई √5 और -√5। तो अब आपको क्या करना है काके, अगर यू वांट द रिक्वायर्ड इक्वेशन तो m के जगह पे डाल दीजिए एक बारी √5 और एक बारी डाल दीजिए -√5, हो गया आपका क्वेश्चन, दैट्स इट, द क्वेश्चन इज डन कंफर्टेबल। यप, किसी को कोई दिक्कत? देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन दो आएंगी, एक बारी m के जगह √5, एक बारी m के जगह -√5। तो आपकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू प्लस माइनस √5x, सॉरी √5x। हो गया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा छोटा लगा ना कंपैरेटिवली उससे, √5x प्लस 1 अपॉन प्लस माइनस √5। एक बारी √5 के साथ में प्लस ले लेना, एक बारी √5 के साथ में माइनस ले लेना, आपकी दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। तो दिस इज हाउ योर इक्वेशन विल बी लुकिंग लाइक। हैव अ लुक एट दिस गाइज। तो जब भी आप लोगों को वेरिएबल्स कम करने हो यू विल थिंक लाइक दिस, राइट। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अब आप होमवर्क करोगे, बिकॉज ऑन द सिमिलर पैटर्न मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कहां करवाया है, मैंने आप लोगों को सिमिलर पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन
पैराबोला के अंदर करवाया है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू कंफर्टेबली। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज जरूर बता देता हूँ कि पासेस थ्रू वन ऑफ द, यस क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। अच्छा, तो मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री हिंट आप लोगों को दे देता हूँ कि भैया ये आपका एलिप्स है, मान लिया ये आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है, तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। आपने क्या किया है, नॉर्मल ड्रॉन टू द एलिप्स एट वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पासेस थ्रू वन ऑफ द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है, आपने यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये नॉर्मल इस 0 कॉमा माइनस बी से पास हो रहा है। तो आपको इसेंट्रिसिटी पता करनी है। अगर हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स लिया है तो हमने केस ही ये वाला लिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर कि a इज ग्रेटर देन b। दिस इज द केस वी हैव टेकन। सर हमने यही केस क्यों लिया, बिकॉज बेटा हमें दिया ही नहीं हुआ है कि कौन सा एलिप्स है, तो हमने ये केस ले लिया। आप भले ही वो वर्टिकल एलिप्स वाला केस ले लो, नो इश्यूज। आपको क्या करना है, पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, एंड दैट नॉर्मल इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम 0 कॉमा माइनस बी। अच्छा सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नॉर्मल जो है वो यहाँ से, यहाँ पे जो नॉर्मल डाला है वो इस एंड से क्यों नहीं पास हुआ, होगा क्या, कॉमन सेंस लगाओ ज्योमेट्री के थ्रू, नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल अगर ऐसे आ रही है तो वो इस एंड ऑफ द माइनर एक्सिस से ही पास होगी, यस और नो। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आप नॉर्मल का इक्वेशन लिख लोगे एंड दैट विल पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल। और एक रिलेशन आपके साथ जो हमेशा होता ही है फॉर दी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ये वाला, इसको भी हो सकता है आपको यूज करना पड़ जाए, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी। So I'm giving you one hint. Try to convert an equation entirely in terms of E by using the things that I have told you. थोड़ा सा हिंट और दे दूं क्या? वैसे तो जरूरत नहीं है. A square x upon AE minus B square y upon B square by A is equal to A square minus B square. This is going to be the normal का equation. Normal at AE comma B square by A. पहली बात तो ये. This normal will passes through 0 comma minus B. तो सेटिस्फाई करवा दो 0 comma minus B. जैसे ही करवाओगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट गया इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यही हो जाएगा जी सर. इसका यूज करिएगा, यूज दिस एंड 1 टू सॉल्व फॉर ई. इतना हिंट मैंने दे दिया यार, अब आप कर लोगे होमवर्क. मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर बिलो द वीडियो, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद करो, ये मेरा अगर सर्कल है, ये मेरा अगर पैराबोला है, ये मेरा अगर एलिप्स है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व तब तो t इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टेंजेंट, तीनों ही केस में. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो यहां पे भी t इज इक्वल टू 0 जो होता है वो टेंजेंट की इक्वेशन होती है. लेकिन अगर द पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द कर्व, अगर द पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द कर्व, तो क्या मैं t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता. क्या होता है इन दैट केस t इज इक्वल टू 0? देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से मैं 2 टेंजेंट लिख सकता हूं. ये 2 टेंजेंट मैंने लिख दी मान लो. यहाँ पे भी मेरी 2 टेंजेंट लिख सकता हूं मैं, ये हो गई मेरी 2 टेंजेंट मान लो. यहाँ पे भी मैं सिमिलरली 2 टेंजेंट लिख सकता हूं, ये हो गई मेरी 2 टेंजेंट. तो अगर इन ऑर्डर टू राइट डाउन, इफ आई एम हैविंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट यहां पे है मेरे पास, ये पॉइंट है यहां पे मेरे पास, और अगर मैं t इज इक्वल टू 0 लगा रहा हूं, तो t इज इक्वल टू 0 लगाने से मेरे पास आता क्या है बच्चों? इन दोनों केसेस के अंदर मैं क्या सीख के आया था? मैं सीख के आया था कि वो आती है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, t इज इक्वल टू. इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. तो t इज इक्वल टू 0 गिव्स chord of contact. In order to write down t, I am using which point? This point I am using. तो यहां पर भी ये chord of contact थी. In order to write down t, which point I am using? I am using this particular point.
यहाँ पे भी ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, तो इन ऑर्डर टू राइट डाउन टी विच पॉइंट आई विल बी यूजिंग दिस एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। ये चीज हम पढ़ के आए हुए हैं, सिमिलर चीजें हो रही हैं। तो चलिए यहां पर भी देख लेते हैं। अगर मुझे ये दिया हुआ है मेरे को एलिप्स, तो एक ऐसी कॉर्ड जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू एंड आर से पास होती है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बस वही सारी वही बात है, सारी की सारी वही बात है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में भी बता देता हूं कि मान लीजिए ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, यहां पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, तो टेंजेंट्स आर मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। या कहूं अगर मैंने पी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो वो क्यू और आर पर टच करती है एलिप्स को। तो क्यू और आर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम चीजें हैं, देख लो, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट 2,3 टू द एलिप्स दिस। अच्छा, ये 2,3 पॉइंट इज लाइंग इंटरनली और एक्सटर्नली टू द एलिप्स, अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है। देखो जरा, s का वैल्यू अगर लिखूंगा तो वो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 बाई 9 माइनस 1। s1 यानी द वैल्यू एट 2,3 अगर लिखूंगा तो ये आ गया 2 स्क्वायर बाई 16 प्लस 3 square by 9 minus 1, which is coming out to be what? Which is coming out to be positive, means 2,3 lies outside ellipse। आया ना जी सर, आउटसाइड एलिप्स हो गया ये। अब अगर मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखना है बेटे, तो हाउ आई विल राइट डाउन, मैं लिखूंगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन 2,3 तो यहां कहीं लाई करेगा, लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब यहां से मुझे अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखनी है तो पहली बात तो वन टेंजेंट विल बी ड्रॉन लाइक दिस, अनदर टेंजेंट विल बी ड्रॉन लाइक दिस। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है वही हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी बेटा, यानी दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखें, टी लिखना है मुझे फॉर दिस, तो x इंटू x1 का वैल्यू 2 हो गया, y बाई 16, वाई स्क्वायर के जगह पे y इंटू y1, y इंटू y1 का वैल्यू 3/9 इज इक्वल टू 1। बच्चों यही हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, या एग्जैक्टली सेम लाइन जो कि हमने सर्कल्स में सीखा था, पैराबोला में सीखा था, एलिप्स में सीख रहे हैं, यही की यही चीज हाइपरबोला में भी आएगी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन द मिड पॉइंट इज गिवन। देखिए जरा, अगर मैं सर्कल्स के बारे में बात करूं, यहां पे मैं एलिप्स पैराबोला के बारे में बात करूंगा, यहां मैं एलिप्स के ऊपर बात करूंगा। तो देखिएगा जरा, एक ऐसा पॉइंट मान लीजिए अंदर दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है अंदर, यहां से कितनी कॉर्ड्स पास कर सकती है, बच्चा बोलेगा सर इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास कर सकती है। इन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में से एक कॉर्ड ऐसी होती है, इन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में से एक कॉर्ड ऐसी होती है कि जिसके लिए ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये जो पॉइंट है मुझे दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट होता है उस कॉर्ड का, क्योंकि मैं जानता हूं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो एक ही ऐसी कॉर्ड होगी ये वाली जिसके लिए कि ये जो गिवन पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, यस और नो। यही की यही चीज हमारी पैराबोला के अंदर भी होती थी, एक ही कॉर्ड ऐसी होगी जिसके लिए कि मिड पॉइंट होगा जो गिवन पॉइंट है हमारा, और यही काम एलिप्स में भी होगा कि एक ही कॉर्ड ऐसी होगी जिसके लिए कि गिवन पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो अगर हमें वो वाली कॉर्ड लिखनी है जिसका कि मिड पॉइंट हमें गिवन है, तो वो हम कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू S1 से लिखते हैं। वो कॉर्ड जिसका कि हमें मिड पॉइंट गिवन है, वो कॉर्ड हम कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू S1 से लिखते हैं। तो t इज इक्वल टू S1 हमने लिख डाला तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब वो वाली कॉर्ड जिसका कि मिड पॉइंट हमें गिवन है, राइट। सेम चीज है, हम पढ़ के आए हुए हैं, सेम चीज सर्कल, सेम चीज पैराबोला, सेम चीज एलिप्स के अंदर भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं। हमें बोल रहा है कि एक ऐसी कॉर्ड लिखो फॉर दिस एलिप्स जिसका कि मिड पॉइंट 1,2 है। तो मिड पॉइंट इज गिवन, मिड पॉइंट इज गिवन, तो वो वाली कॉर्ड कैसे लिखते हैं जिसका मिड पॉइंट गिवन हो, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू S1 से। तो मैंने कहा यार सबसे पहले तो t लिखते हैं, t कैसे लिखेंगे, x इंटू x1 का वैल्यू 1 है, अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे y इंटू y1 का वैल्यू 2 है, माइनस 1। ये तो हो गया मेरा t। और S1 कैसे लिखते हैं, सबसे पहले s लिखते हैं उसके लिए,
तो एस में फिर 1,2 डाल देते हैं, हाँ या ना? मैं लिख के बता देता हूं यहां पर आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एस। एस कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1। दिस इज हाउ वी राइट डाउन एस। S1 मतलब एस में क्या करते हैं, इक्वल टू 0 बना देते हैं एक तरफ और इक्वल टू 0 को हटा देते हैं। इक्वेशन के अंदर इक्वल टू 0 बना दिया एक तरफ और फिर उस इक्वल टू को हटा दिया। S1 कैसे लिखते हैं? इसी के अंदर ये जो पॉइंट होता है वो डाल देते हैं, तो 1 स्क्वायर बाय 9 प्लस 2 स्क्वायर बाय 4 माइनस 1। और टी कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर के जगह पे लिख देते हैं एक्स इंटू x1 यानी x इंटू 1। वाई स्क्वायर की जगह पे लिखते हैं y इंटू y1 यानी y इंटू 2। और ये चीज तो t इज इक्वल टू S1 इज नथिंग बट कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, तो इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया x बाय 9 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 9 प्लस 1। बस सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपको यही आपकी स्ट्रेट रिक्वायर्ड, या वो कहूँ कॉर्ड जिसका कि मिड पॉइंट आप लोगों को गिवन था। अगेन एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, राइट। चलिए, तो आज का सेशन बच्चों अपन यहीं एंड करेंगे, लेकिन मैं क्या कहूंगा, देखिए जरा आप सर्कल्स, पैराबोला और एलिप्स के अंदर चीजें समझिए कि कैसे एक जैसी चीजें जो है वो बार बार आपके सामने आ रही है। तो जिस किसी बच्चे का इस टॉपिक के अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो दिल छोटा करने की जरूरत पहली बात तो नहीं है। मैं एक सेशन अगर मुझे मिल पाया समय तो मैं वैसा भी ले लूंगा, के अंदर मैं चारों ये चीजें सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एक साथ पढ़ा दूंगा, वो चीजें जो कि कॉमन है इन सभी के अंदर, ताकि हमारा दिमाग और ज्यादा खुल जाएगा। यार इतना पोर्शन तो एक जैसा ही है पूरे के पूरे चैप्टर्स के अंदर, तो व्हाई आर वी कंसिडरिंग दिस चैप्टर एज दिस ह्यूज, क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम जबकि इतना बड़ा है ही नहीं, राइट। चलिए, तो आज का सेशन यहीं एंड करता हूं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और एक और चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर आप लोग कुछ चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं मेरे थ्रू, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरे पास काफी सारी ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स है जो कि जेईई के क्वेश्चंस के अंदर मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। इफ यू वांट दैट, इफ यू वांट कि भैया शॉर्ट रिवीजन मॉड्यूल्स आप लोगों को मिल जाए आपके जेईई के, जैसे कि मान लीजिए 30 मिनट्स के अंदर सर पूरे का पूरा पीएनडीसी रिवाइज हो जाए तो क्या ही बात हो, है ना। तो मुझे बताइएगा, बिकॉज मैंने काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर करवाए हुए हैं इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब 35 मिनट्स के अंदर मैंने एपी जीपी वाला सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया हुआ है। 35 मिनट्स के अंदर मैंने परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पूरे का पूरा रिवाइज करवाया हुआ है, एंड सो ऑन। आई हैव डन सो मेनी चैप्टर्स। तो इफ यू गाइज वांट मी टू ब्रिंग दीज वीडियोस अगेन फॉर यू गाइज, आई विल डेफिनेटली डू दैट, ताकि आप लोगों की जो पॉसिबल हेल्प मैं कर पाऊं यहाँ पर, आई विल बी एबल टू डू दैट, राइट। चलिए, खैर आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच।